मेरा नाम आदित्य है। मैं सुबह अखबार बांटने का काम करता हूँ। एक दिन जब मैं अखबार बांट रहा था तो एक बड़े बंगले के पास मैंने अपनी साइकिल रोकी और हमेशा की तरह हाथ से ही अखबार बंगले के गेट के अंदर फेंक दिया। वहां करीब 25 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझे टोका और कहा, अखबार ऐसे फेंक देते हो? नीचे उतरकर उसे अच्छे से थैली में रख सकते थे। अगर पानी में गिरा तो अखबार खराब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मेरे मुंह से अपने आप शब्द निकले, ठीक है मैडम, मैं रोज सुबह अखबार बांटता हूँ और उसके बाद मुझे कॉलेज जाना होता है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी होती है। मैं रोज 200 घरों में अखबार डालता हूँ, इसलिए हर घर में बस गेट के अंदर अखबार फेंक कर निकल जाता हूँ। लेकिन उसके बाद से दिव्या मैडम के घर के पास में हर रोज साइकिल से उतरकर अखबार थैली में अच्छे से रखता। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ दिनों तक वे रिक्शा नहीं चला पाए। हमारा घर पिताजी की कमाई पर ही चलता था। उनकी तबीयत खराब होने के कारण मैंने तय किया कि कुछ दिनों तक मैं खुद रिक्शा चलाऊंगा। इसलिए मैं सुबह अखबार बांटकर फिर रिक्शा चलाने निकल जाता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे पिताजी के इलाज का खर्च और घर का भी गुजारा हो जाता। एक बार रोज की तरह अखबार बांटकर मैं रिक्शा लेकर निकल गया था। एक स्टॉप पर मैं सवारी के इंतजार में खड़ा था। थोड़ी दूर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक ड्राइवर और एक लड़की उतरी। शायद उनकी कार बंद हो गई थी। मैंने ध्यान से देखा तो वह दिव्या मैडम थी। मैं तुरंत उनके पास गया और पूछा, मैडम क्या हुआ? दिव्या मैडम बोली, हमारी गाड़ी बंद हो गई है, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। मैंने तुरंत कहा, मैडम चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको अपनी रिक्शा से छोड़ देता हूँ। दिव्या मैडम तुरंत बोली, ठीक है। मैंने तुरंत अपनी रिक्शा उनके पास लाकर रोकी। वे मेरी रिक्शा में बैठ गई और मैंने रिक्शा चालू किया। रिक्शा चलाते हुए दिव्या मैडम ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुमने अखबार बांटना छोड़ दिया क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं मैडम, मेरे पिताजी बीमार हैं। वो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन फिलहाल घर पर है, इसलिए कुछ दिनों से मैं ही रिक्शा चला रहा हूँ। मेरी बात सुनकर दिव्या मैडम बोली, तुम बहुत मेहनती लगते हो। दिव्या मैडम के मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा आगे जाकर अचानक मेरी रिक्शा बंद हो गई। मैं नीचे उतरा और देखा कि मेरी रिक्शा का डीजल खत्म हो गया है। मैंने खुद को ही कोसते हुए कहा, मेरा नसीब ही खराब है। दिव्या मैडम ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, डीजल खत्म हो गया है। इस पर वे भी थोड़ी निराश हो गई, लेकिन मैंने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया। वह पास में ही रहता था। मैंने उसे पूरी स्थिति समझाई। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनटों में मेरा दोस्त अपनी बाइक लेकर वहां आ गया। मैंने उससे बाइक ली और वो वापस चला गया। मैंने दिव्या मैडम से कहा, चलिए मैडम, आपको देर हो रही है, मैं आपको इस बाइक पर ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। तब दिव्या मैडम ने पूछा, ये बाइक किसकी है? तो मैंने कहा, ये बाइक मेरे दोस्त की है। उन्होंने कहा, ठीक है, और अपने ड्रेस को ठीक करते हुए एक लड़के की तरह दोनों पैर एक ही तरफ डालकर मेरी बाइक पर पीछे बैठ गई। रास्ता थोड़ा खराब था तो मैंने कहा, रास्ता थोड़ा खराब है, जरा संभल कर बैठिए। वो बोली, इट्स ओके, चिंता मत करो। मैंने बाइक स्टॉप की। उन्होंने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका हाथ रुई जैसा, बहुत ही मुलायम और नरम लग रहा था। मैंने पूछा, मैडम अगर आपको ज्यादा देर हो रही हो तो क्या मैं गाड़ी थोड़ा तेज चला दूं? वो बोली, हाँ ठीक है, चला लो। मैंने स्पीड बढ़ा दी। अब उन्होंने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जमीन पर नहीं आसमान में बाइक चला रहा हूँ। उन्होंने अपने ड्रेस पर कोई बहुत ही सुगंधित परफ्यूम लगाया था। उसकी महक चारों ओर फैली हुई थी। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्वर्ग में हूँ। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे।
तभी दिव्या मैडम बोली, रुकिए रुकिए, मेरा ऑफिस आ गया है। ये सुनकर मैं जैसे सपनों की दुनिया से अचानक जमीन पर आ गिरा। जहां उन्होंने बाइक रुकवाई थी वहां दिव्या डायमंड इंडस्ट्रीज का ऑफिस था। मैंने पूछा, मैडम क्या आप यहाँ काम करती हैं? वो बोली, नहीं, मैं दिव्या डायमंड इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जिस दिव्या मैडम के लिए मेरे मन में धीरे धीरे प्यार जागने लगा था, वह तो मेरे लिए जैसे दूर के खट्टे अंगूर निकली। एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। वो गेट के पास उतरी तो वॉचमैन दौड़कर आया और उनका बैग हाथ में लिया। उसे उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और वह बोली, ठीक है, चलती हूँ। उन्होंने मुझे थैंक यू कहा और अंदर चली गई। पूरा दिन रिक्शा चलाकर जब मैं घर लौटा तो मेरे दिमाग से दिव्या मैडम का ख्याल ही नहीं जा रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मैं बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था। खाना खाकर जब मैं सोने गया तो नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 2 बज गए, फिर 4 बज गए, लेकिन नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार मैं सुबह 4 बजे उठ गया, नहाया और अखबार बांटने निकल पड़ा। बाकी सारे अखबार बांटकर जब मैं दिव्या निवास के पास पहुंचा और अखबार थैली से निकालने ही वाला था, तभी दिव्या मैडम गेट के पास आ गई। मुझे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराए। आज उन्होंने अखबार मेरे हाथ से ही लिया और बोली, अरे चाय पी लो ना। मैंने कहा, मैडम आपने चाय के लिए पूछा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मैं चाय नहीं पी सकता। अभी बाकी के अखबार भी बांटने हैं और ये काम समय पर होना बहुत जरूरी है। शायद आपको इस बात का अंदाजा होगा ही, और अखबार बांटने के बाद मुझे कॉलेज भी जाना है, तो मैं नहीं रुक सकता। वो बोली, तो फिर तुम कब आओगे चाय पीने? मैंने कहा, मैडम 4 दिन बाद संडे है, तो मैं संडे को जरूर आऊंगा आपके घर चाय पीने। वो बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल दी। अब मैं अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ गया और बाकी घरों में अखबार बांटने लगा, लेकिन मेरा मन जैसे बादलों में उड़ रहा था। मेरी भावनाएं जैसे अपना कंट्रोल खो रही थी। मेरे मन में बार बार यही सवाल घूमने लगा, दिव्या मैडम ने मुझे अपने घर चाय पर क्यों बुलाया? क्या उन्हें मुझसे प्यार हो गया होगा? क्या उन्हें मुझ पर दया आई होगी क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ? या फिर जैसे मुझे उनसे प्यार होने लगा वैसे ही उन्हें भी मुझसे प्यार होने लगा होगा क्या? ऐसे हजारों सवाल मेरे मन में उथल पुथल मचा रहे थे। मैंने अखबार बांटे और फिर घर जाकर कॉलेज निकल गया। कॉलेज से लौटकर खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आ रही थी। दिव्या मैडम का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था, उनकी वो प्यारी सी स्माइल। दिव्या मैडम ने खुद मुझे चाय के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने ही उन्हें 4 दिन बाद संडे का दिन बता दिया। क्या जरूरत थी ये तारीख देने की? मैं चाहता तो अगले ही दिन वक्त निकाल कर जा सकता था। अब तो रात ही नहीं कट रही थी। कितनी लंबी है ये रात। नींद आंखों से कोसों दूर थी। काफी देर रात के बाद कहीं जाकर मुझे नींद आई। अगले दिन सुबह उठा और फिर से अखबार बांटने निकल गया। जैसे जैसे मैं दिव्या मैडम के घर के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मैं दिव्या मैडम के घर के सामने पहुंच गया। साइकिल गेट के पास लगाए, थैली से अखबार निकाला और गेट के पास जाकर डाल दिया। पर आज दिव्या मैडम दिखाई नहीं दी। मैं जल्दी में था, इसलिए अखबार डालकर निकल गया। मन में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद आज मैडम दिखेंगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसके बाद लगातार 3 दिन तक मैंने अखबार पहुंचाया, पर दिव्या मैडम एक बार भी नहीं दिखी। खैर संडे का दिन आया। मैंने जल्दी से सारे अखबार बांट दिए और फिर दिव्या मैडम के घर की ओर बढ़ा। आज मैडम ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया था। मैं बहुत उत्साहित था। उम्मीदें और इच्छाएं सारी हदें पार कर चुकी थी। मैं अखबार लेकर दिव्या मैडम के घर पहुंचा। गेट खुला था। मैंने थैली से अखबार निकाला और गेट के अंदर गया। आज पहली बार मैं गेट के आगे बढ़कर घर के मेन गेट तक जा रहा था। वहां वॉचमैन बैठा था। उसने पूछा, क्या चाहिए, क्या काम है? मैंने कहा, दिव्या मैडम ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया है।
वो वॉचमैन बोला, तू पागल हो गया है क्या? कब बुलाया उन्होंने तुझे? मैंने कहा 4 दिन पहले। वॉचमैन मुझे देखकर उदास हो गया। उसने कहा, दिव्या मैडम पिछले 3-4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मैंने पूछा क्या हुआ उन्हें? वह बोला उनकी किडनी में प्रॉब्लम है। मैंने उसे और ज्यादा कुछ कहने नहीं दिया और तुरंत उससे अस्पताल का पता लिया। फिर मैं भागकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल बहुत बड़ा था। मैं रिसेप्शन पर गया और पूछा, दिव्या मैडम कहाँ भर्ती हैं? उन्होंने मुझे रूम नंबर बताया। मैं वहां गया। रूम के बाहर कई लोग खड़े थे। शायद दिव्या मैडम के ऑफिस के मैनेजर या कर्मचारी रहे होंगे। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन मैडम दिखाई नहीं दी क्योंकि उन्हें आईसीयू में रखा गया था। कुछ समय तक उनकी बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि दिव्या मैडम की किडनी खराब हो गई है और अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन कोई भी किडनी डोनेट करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हर जगह किडनी डोनर की तलाश की जा रही है, लेकिन इतनी जल्दी कोई मिल नहीं पा रहा है। इस वजह से सारे कर्मचारी बहुत चिंतित थे। तभी मैं वहां खड़े दिव्या मैडम के एक कर्मचारी के पास गया और उनसे कहा, मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूं। उस समय उनका ध्यान मेरी ओर नहीं था, लेकिन शायद मेरे कहे हुए 2-3 शब्द उनके कानों तक पहुंच गए थे। इसलिए अब वे मुझे बहुत ही सावधानी से देखने लगे और दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, मैं दिव्या मैडम को अपनी किडनी देने को तैयार हूं। तब उस कर्मचारी ने ये खुशखबरी सबको बता दी। सभी कर्मचारी बहुत खुश हो गए। उसी समय दिव्या मैडम के एक मैनेजर मेरे पास आए और बोले, आपने मैडम को किडनी देने का जो फैसला लिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके बदले आपको 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो नर्सिंग कोच बताएं। मैंने तुरंत उस मैनेजर को जवाब दिया, सर मैं अपनी किडनी पैसों के लिए नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी किडनी दिव्या मैडम के लिए दे रहा हूं। मैंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे वहां के मेन डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने मेरी कुछ मेडिकल जांच की और हरी झंडी दे दी कि यह लड़का किडनी डोनेट कर सकता है। कुछ ही देर में मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया। मुझे कुछ इंजेक्शन दिए गए। आसपास डॉक्टरों और लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ समय बाद सारी आवाजें बंद हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में दिव्या मैडम का बेड है और मैं भी वहां लेटा हुआ हूं। मुझे पेट के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा था। जैसे ही मुझे होश आया डॉक्टर मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मुझे कुछ और इंजेक्शन दिए और एक सलाइन भी लगा दी। वहां के बड़े डॉक्टर ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने बस सिर हिलाया और थोड़ी सी मुस्कान के साथ खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन पेट में दर्द हो रहा था जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैंने बगल में देखा तो दिव्या मैडम सो रही थी। शायद वह अभी भी बेहोश थी, ऐसा मुझे लगा। मैं अपने मायूस चेहरे के साथ दिव्या मैडम की ओर देख रहा था। उनका सिर्फ आधा चेहरा देख रहा था और हाथ में सलाइन लगी हुई थी। मैंने उन्हें देखने के लिए अपना सिर बाईं ओर घुमाया। तभी वहां एक नजर गई। वह बोली, सर सामने देखिए, इधर उधर गर्दन मत घुमाए नहीं तो आपको और तकलीफ होगी। मैं थोड़ा चौंक गया और जैसे किसी सपने से हकीकत में लौट आया। 4 दिन के इलाज के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया। घर जाने से पहले मैं दिव्या मैडम के रूम की ओर गया, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मैंने कांच की खिड़की से उन्हें देखा। शायद दवाइयों के असर से वे सोई हुई थी। उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं घर लौट आया। 2 महीने में मेरी MBA की परीक्षा थी, इसलिए मैंने अखबार बांटने की छुट्टी ले ली। पिताजी भी अब ठीक हो गए थे और फिर से ऑटो चलाने लगे थे। मैंने 2 महीने घर पर आराम किया और अच्छे से पढ़ाई की। MBA की अंतिम परीक्षा में मुझे अच्छे अंक मिले। हमारे कॉलेज में ही खुराना डायमंड ग्रुप की कैंपस प्लेसमेंट आए और मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे वहां प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया।
मुझे बहुत ही आकर्षक सैलरी पैकेज दिया गया, जिससे मैं बेहद खुश था। अब मैं अपने माता पिता की मदद भी कर सकता था। मैंने माँ के लिए घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख दी, जिससे दोनों मुझसे बहुत खुश थे। कंपनी ने मुझे रहने के लिए फ्लैट और काम के लिए एक कार भी दी थी। सिर्फ 3 महीने में ही मैंने कंपनी के सभी प्रोडक्शन से जुड़े काम सीख लिए और कुछ नया करने लगा। कंपनी के मेन मैनेजर भी मेरा समर्थन करने लगे और मेरे प्रयोग सफल होने लगे। इससे साल के अंत तक खुराना डायमंड ग्रुप ने बहुत अच्छा कारोबार किया। खुराना डायमंड ग्रुप दिव्या डायमंड से छोटी कंपनी थी, लेकिन साल के अंत में उन्होंने दिव्या इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया। दिव्या इंडस्ट्रीज बड़ी कंपनी होने के बावजूद इस साल उनका कारोबार घट गया था और उनकी वार्षिक आय में भी काफी गिरावट आई थी। दिव्या इंडस्ट्रीज में बार बार कई मीटिंग्स हुई, लेकिन उनसे अच्छे नतीजे